हेलो एवरीवन, पेंटोमैथ के इस एसएससी जेई के सेशन के अंदर आपका स्वागत है। हम शुरुआत करने वाले हैं आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जब हम बात करते हैं एसएससी जेई की। हम जानते हैं कि एसएससी जेई के अंदर अब 1 मंथ के आसपास का टाइम बाकी है, तो हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं सभी चैप्टर का, स्पेशली ब्रांच वाइज टेक्निकल चैप्टर का। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम सब जानते हैं कि कई पार्ट्स में, कई सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो हम सब चैप्टर का नाम जिस लिखा हुआ है इससे शुरू करने वाले हैं। सबसे सिंपल चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस को देखने पे पता चलता है कि आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस और अलग अलग टाइप के स्ट्रेन और उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन हैंडलिंग का तरीका पता चलेगा जब हमें डिफरेंट सिचुएशन स्ट्रेस और स्ट्रेन की गिवन हो। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के अंदर हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। तो स्ट्रेस के लिए हम सबसे पहले एक बॉडी चूज़ करते हैं जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर की है, एक सॉलिड बॉडी जो कि इलास्टिक इन नेचर है। ये सॉलिड बॉडी इलास्टिक इन नेचर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जब इसके चारों तरफ किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो डिफॉर्म होती है। हम जानते हैं कि बॉडी दो तरह की होती है, रिजिड एंड इलास्टिक। रिजिड बॉडी में हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होती, उस बॉडी को हम इंजीनियर मैकेनिक्स में पढ़ेंगे अलग से। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की। तो जो बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं उसके कारण डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होने की वजह से अंदर की जो सरफेस है वो एक रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो उसी फोर्स को जो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स के रेजिस्टेंस में मिलता है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमने इससे सामने लिखी हुई है कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट अ डिफॉर्मेशन। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा उस फोर्स के बराबर होगा जो फोर्स इसके एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा है। तो यानी कि जो फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहा है उतना ही रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर इंटरनल लेयर के ऊपर लगेगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को अपन जब पर यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया में देखते हैं तो ये बनता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यही हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेस का। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट इसकी सेम होगी जो कि प्रेशर की यूनिट होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको दूसरी यूनिट में लिख सकते हैं पास्कल। लेकिन जब हमारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल के अंदर मिलते हैं, जो कि 10⁻⁶ के मल्टीप्लाई के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हमें आंसर लगाना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हम बॉडी सेलेक्ट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के एनालिसिस के लिए, उसके क्या क्या अजम्पशंस हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन हमारा रहता है कि बॉडी हमारी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होनी चाहिए नेचर में। होमोजीनियस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी है वो सेम मटेरियल की बनी हो थ्रू आउट द बॉडी। लेट सपोज अगर हमारा बॉडी का मटेरियल लेफ्ट साइड से देखने पे माइल्ड स्टील है तो वो थ्रू आउट द बॉडी माइल्ड स्टील ही होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि एक बॉडी के अंदर अगर किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर हमारे फोर्सेस की प्रॉपर्टी या कोई दूसरी प्रॉपर्टी अगर एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की है तो उस इलास्टिक बॉडी के किसी भी दूसरे पॉइंट में पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में हमारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यानी अगर सेम डायरेक्शन की बात करता है तो हम आइसोट्रोपिक को चूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेम मटेरियल थ्रू आउट द नेचर की बात करता है तो उसके लिए हम चूज़ करेंगे होमोजीनियस वर्ड का। तो हमारी जो बार है या हमारा जो कंपोजिट सेक्शन है या हमारा जो भी इलास्टिक मटेरियल है
वो होना चाहिए होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। दूसरा एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि हमारा मटेरियल है वो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर का बना हुआ है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द सेक्शन कांस्टेंट हो, यानी अगर सिलेंड्रिकल एरिया है तो उसका एरिया लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होना चाहिए। थर्ड हमारा प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक। थर्ड असम्पशन हमारा है इलास्टिसिटी का, यानी हमारी बॉडी इलास्टिक नेचर की होनी चाहिए, यानी उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिकली वो डिफॉर्म होनी चाहिए। फोर्थ हमारा है कि वो बॉडी हुक्स लॉ को फॉलो करे। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ को हम आगे अच्छे से देखेंगे, अभी हम एक बार इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाले हैं कि हुक्स लॉ हमारा यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अजम्पशन भी हमारा साथ में होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी इंटरनल डिफेक्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस हमने डेफिनेशन के थ्रू समझा था वो कितने कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रेस आता है जिसका नाम है डायरेक्ट स्ट्रेसेस। अब डायरेक्ट स्ट्रेसेस हमारा नाम से पता चलता है कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते हैं जो किसी फोर्स के लगने पे डायरेक्ट इंड्यूस होते हैं बॉडी में। अब फोर्स किस किस तरह से लग सकता है, उसके दो मेजर टाइप होते हैं। या तो फोर्स हमारा किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर लगे, या हमारा फोर्स किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल में लगे। अगर कोई फोर्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगता है तो उस फोर्स को नाम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल फोर्स, और उससे मिलने वाले स्ट्रेस को हम बोलेंगे एक्सियल स्ट्रेस। इसी तरह से जब फोर्स हमारा पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लगेगा तो उसे हम शेयर फोर्स बोलेंगे, और उससे मिलने वाले स्ट्रेस को हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। इसी तरह दूसरे तरह के स्ट्रेसेस हमारे पास होते हैं जो इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं, यानी कि वो स्ट्रेसेस जो हमारे किसी फोर्स के लगने पे डायरेक्टली हमें नहीं मिलते, ये किसी दूसरे रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। पहला, अगर हमारी बॉडी में जैसे कोई मोमेंट लगा हुआ है, उस मोमेंट के कारण हमारी बॉडी में बेंडिंग आती है, उस बेंडिंग के वजह से जो हमारे स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस अपने नेचर के अकॉर्डिंग कि किस तरह का मोमेंट लग रहा है, दो तरह के हो सकते हैं। अगर हमारा बेंडिंग वाला फोर्स यानी बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से लगा हुआ है, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ अपनी बार को या क्रॉस सेक्शनल एरिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्ट्रक्चर में हमारी जो बार है वो फाइनल पोजीशन में कुछ यहाँ पहुँच जाएगी। और इस सिचुएशन में जो हमारी बार है उसको नीचे की तरफ कंप्रेसिव फोर्स का फेस करना पड़ेगा, और ऊपर के जो फेस हैं यहाँ पे हमारा टेंसाइल नेचर का फोर्स होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम हॉगिंग के नाम से जानते हैं, और ये फोर्स हम मैग्नीट्यूड में नेगेटिव में लेते हैं। और सिमिलरली अगर हमारे मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो हमारी बार कुछ इस तरीके से बैंड करेगी, जिसे हम नाम देते हैं मैथमेटिकली, जिसे हम टर्म देते हैं सैगिंग का। और इस तरीके की बेंडिंग को हम मैथमेटिकली न्यूमेरिकल में पॉजिटिव नेचर में यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप की स्ट्रेसेस इनडायरेक्ट के नेचर में मिलती है, जिसका नाम है टॉर्शनल स्ट्रेसेस। टॉर्शनल स्ट्रेसेस हमें तब मिलती है जब कोई टॉर्क हमारी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल में लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्विस्ट जनरेट होता है। उस ट्विस्ट के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, उन स्ट्रेसेस को नाम देते हैं हम टॉर्शनल स्ट्रेसेस। अब बात हो गई स्ट्रेसेस की, तो उसके बाद नेक्स्ट नाम जो हमारे चैप्टर के अंदर आता है वो है स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन क्या चीज़ है?
बेसिकली जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है तो बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को अपॉन उनके चेंजेस को विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल शेप हमें बताने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहें तो स्ट्रेन है डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब स्ट्रेन अलग अलग टाइप की डायरेक्शन और अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस के ऊपर अलग अलग टाइप का होता है, तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेन को देखते हैं। पहला स्ट्रेन का टाइप है लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। अगर हमारा फोर्स एक्सियल नेचर का लगा हुआ है तो हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में बार कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि पोजीशन फाइनल आने पर हमारी बार की लेंथ कुछ इंक्रीज़ हो गई है। तो हमारी बार की लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है अपॉन जो बार की इनिशियल लेंथ थी, इनके रेशियो को हम बोलने वाले हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। ये लीनियर स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो यूनिट अगर हम देखना चाहें तो यूनिट इसकी लेंथ बाय लेंथ तो कट जाएगी, तो हमारे पास यूनिट बचती है डायमेंशनल लेस, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब दूसरे टाइप के स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो हमारा फोर्स एक्सियल ना होकर यहाँ शेयर फोर्स लगा हुआ है, तो शेयर फोर्स से हम देखते हैं कि बॉडी कुछ टिल्ट कर जाएगी अपनी पोजीशन से। इस तरह के शेयर फोर्स से जो हमें स्ट्रेन मिलेगा उसको हम बोलने वाले हैं शेयर स्ट्रेन। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है और इसका मैग्नीट्यूड हम एंगल की फॉर्म में देते हैं। अगर हमारी बॉडी लेट सपोज इनिशियल से फाइनल पोजीशन में थीटा एंगल से टिल्ट कर जाती है तो हमारा शेयर स्ट्रेन की वैल्यू tan थीटा के इक्वल होगी। नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेन हमें मिलता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमें एक्सियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से दूसरी डायरेक्शन में आने वाले डिफरेंस के थ्रू मिलता है। जब हम एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हमने लेंथ के चेंजेस को देखा, बट डायमीटर के साइज में भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आता है। अगर हमारी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है जो कि हमारे टेंसाइल फोर्स की वजह से होता है, तो हमारे डायमीटर में रिस्पेक्टिवली कुछ डिक्रीमेंट आता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम किसी भी बार का कांस्टेंट रहता है। और सिमिलरली अगर हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें तो हमारे बार की लेंथ के अंदर डिक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन उसका एरिया या डायमीटर बढ़ जाएगा। तो खैर इसके ऊपर बात हुई तो हम देखा कि लेटरल डायरेक्शन यानी कि डायमीट्रिक डायरेक्शन के अंदर भी कुछ डायमेंशन का चेंजेस आता है। तो इस लेटरल डायमेंशन में जो हमारे डायमीटर का चेंजेस आ रहा है यानी कि डेल्टा डी अपॉन इनिशियल डायमीटर, इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, जिसको हम इस सिंबल से दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेन मिलता है, उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे नाम से पता चलता है जो पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम हमें मिले। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा सम होता है सारे स्ट्रेन का जो अलग अलग डायरेक्शन में मिलते हैं। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं प्रिज्मेटिक बार का। तो प्रिज्मेटिक बार में हम मान के चल रहे हैं कि 3 डायरेक्शन x, y और z है, तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो x, y और z तीनों डायरेक्शन का सम होगा। अगर हम बेसिक डेफिनेशन से चलें तो हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी दूसरे स्ट्रेन की तरह चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हमारी शेप कुछ चेंज हो जाती है तो हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारी कुछ इस तरह से हो जाती है कि लेंथ में जो चेंजेस आ रहा है वो प्लस साथ में 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा चेंज आ रहा है स्ट्रेन में डायमीटर के अंदर, वो उनके सम को हम सिलेंडर की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी बॉडी आती है स्फेरिकल। तो उसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हमें याद रखना होगा कि वो 3 टाइम्स होता है जो उसके डायमीटर की लेंथ के अंदर स्ट्रेन डेवलप होता है। अब बात कर लेते हैं हुक्स लॉ की, जो हमारे अजम्पशन के अंदर भी इसका नाम सुनने को मिला था। तो हुक्स लॉ बेसिकली सिंपल एक बात बोलता है कि जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है और
जो स्ट्रेन उसके कारण आता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं एक लिमिट तक। उस लिमिट का नाम होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और उस लिमिट को अगर हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसका नाम है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के यूनिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेन जो कि यूनिटलेस है तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट सेम होगी जो कि हमारे स्ट्रेस की यूनिट है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस एक तरह का कांस्टेंट है जो हर बॉडी के लिए पहले से डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस एक तरह का कांस्टेंट है जिसे हम इलास्टिक कांस्टेंट की कैटेगरी में लेते हैं। तो इसके अलावा यंग्स मॉडुलस के साथ साथ कुछ और कांस्टेंट हमारे साथ इस चैप्टर में मिलेंगे, तो हम उन सारे कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा यंग्स मॉडुलस मिला। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला सीधा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। यहाँ पर हमने जो स्ट्रेस लिया वो प्रिंसिपल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस है। अगर हमारी स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेसेस की तरह हो या शेयर स्ट्रेसेस की तरह बिहेव करें और हमारा स्ट्रेन भी शेयर स्ट्रेन हो, तो हमारा जो नया इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा उससे हम नाम देने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम सिंपली शो करते हैं C या मोस्टली G के सिंबल से। और थर्ड हमारा, अगर हम किसी वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेन डेवलप करते हैं तो हमारा जो इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा उसका नाम है बल्क मॉडुलस, जिसको हम डिफाइन करते हैं K से, और जिसका फॉर्मूला होगा सिग्मा, जो कि एक्सियल स्ट्रेस है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं, एक्सियल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में कुछ रिलेशन डेवलप होते हैं। उन रिलेशन को हम लर्न बाय हार्ट करेंगे, उन्हें हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन न्यूमेरिकल बेसिस और इन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। तो पहला हमारा कांस्टेंट है E और G। इनमें रिलेशन कुछ इस तरह से है E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। म्यू हमारा पॉइजन्स रेशियो है जिसे हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं। दूसरा रिलेशन हमारा है E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा रिलेशन हमारा है E इक्वल टू 9KC अपॉन 3K प्लस C। ये तीनों रिलेशन हमारे इम्पोर्टेंट हैं और इन पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अभी हमने बात करी म्यू की, जिसे हमने नाम दिया था पॉइजन्स रेशियो का। तो अब देखते हैं ये पॉइजन्स रेशियो आखिर होता क्या है। हमने देखा था कि जब एक्सियल डायरेक्शन में हमारे लोड लगता है तो उस लोड की वजह से स्ट्रेस दो डायरेक्शन में डेवलप होता है। या तो उस लोड की डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होने वाला है वो उसको हम नाम देते हैं लीनियर स्ट्रेस का, और जो हमारा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होता है उससे हम नाम देते हैं लेटरल स्ट्रेन का। तो अगर हम लेटरल स्ट्रेन का और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो ले लें तो उस रेशियो को सिंपली हम लिख सकते हैं म्यू से। और अगर हम उसकी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि ये फार्मूला होगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे हम माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट आएगा तो डायमीटर में डिक्रीमेंट आएगा। वाइस वर्सा अगर लेंथ के अंदर डिक्रीमेंट आता है यानी कंप्रेसिव फोर्सेस का यूज़ किया जाता है तो हमारे डायमीटर में इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे प्रिज्मेटिक बॉडी में किस तरह से डेवलप होता है, यानी कि एप्सिलॉन वाई। हमने देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होता है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन के सम के। लेकिन अगर हम अब हम देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आखिर होता कितना है। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि सिग्मा एक्स डायरेक्शन में अपॉन ई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर
स्ट्रेन मिला है माइनस जो लेटरल स्ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में सेम फोर्सेस के माइनस म्यू टाइम्स ऑफ जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है लेटरल डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है उसको हमें याद रखना है, जो कि बनता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। अब म्यू हमारा पॉइजन्स रेशियो जो है, इसकी कुछ लिमिट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी मैथमेटिकल लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी हम जब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी बार पूछे गए हैं और 2017 के बाद से इनका रेशियो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम म्यू की वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं कि म्यू की वैल्यूज़ हमारी थ्योरेटिकली होती हैं -1 से लेके 0.5 तक, बट ये वैल्यूज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में म्यू की वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकती। तो हमारी रियलिटी की यूनिट हमारी पड़ती है 0 से लेके 0.5 तक, जहाँ पे 0 हमारा कॉर्क के लिए यूज़ होता है और 0.5 हमारा रबड़ के लिए यूज़ होता है। 0.5 म्यू होने के कारण रबड़ को इनकम्प्रेसिबल इन नेचर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास बार बार पूछा जाता है कि रबड़ और स्टील में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो हमें आंसर रबड़ नहीं स्टील करना होता है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि रबड़ इन इलास्टिक इन नेचर है या इनकम्प्रेसिबल है टोटली। अब हमने स्टील की बात करी तो हम बात कर लेते हैं मेटल्स की, और मेटल्स के लिए जो हमारे म्यू या पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू डिफाइंड है वो है 0.25 से लेके 0.33 तक। मेटल में भी हमारे पास 2 स्पेशल मेटल जो हमारे क्वेश्चंस में बार बार देखने को मिलते हैं और जिनके क्वेश्चंस में बार बार वैल्यूज़ पूछी जाती हैं और वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है, वो है स्टील और कास्ट आयरन। तो इनकी वैल्यूज़ को हम याद रखेंगे कि हमारी जो 0.25 से लेके 0.33 की लिमिट थी उसे हम डिवाइड कर रहे हैं इनके नाम के अपोजिट। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सी आता है तो एस वाले लेटर को हम पहले देंगे म्यू की वैल्यूज़, जिसकी वैल्यू हम 0.25 से 0.27 तक देंगे। बाकी दूसरा बचा हमारा लेटर सी, जिसकी वैल्यू हम 0.28 से 0.33 तक देंगे, क्योंकि 0.33 हमारा लास्ट लिमिट है मेटल्स के म्यू की वैल्यूज़ का। अब एक टेबल हमें याद रखनी होगी। ये टेबल हमारे म्यू की वैल्यूज़ के एक्सट्रीम लिमिट के ऊपर जी और के की वैल्यूज़ को शो करता है। तो जनरलाइज है हमारे पास, अगर जी की वैल्यू जब म्यू की वैल्यू 0 होती है तो ये E/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसे हमें याद रखना होगा। और अगर म्यू की वैल्यू 0 होती है तो के की वैल्यू हमें मिलने वाली है E/3। इसी तरह से म्यू की वैल्यू अगर 0.5 होती है तो जी की वैल्यू हमें मिलने वाली है E/3 और के की वैल्यू हमें मिलने वाली है इन्फिनिटी। अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स की वैल्यू भी जब एक्सट्रीम पॉइंट पर बात करते हैं यानी 0 और 0.5 म्यू के ऊपर, तो जी की वैल्यू हमारी होती है 0.4 ई और के की वैल्यू होती है 0.67 ई। जहाँ म्यू की वैल्यू 0.5 होती है तो जी की वैल्यू 0.37 ई और के की वैल्यू ई होती है। ये वैल्यूज आपको डाटा के साथ में याद रखने होंगे, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स की। तो हमें याद रखना होगा कि जब 3 तरीके के शेप ऑफ मटेरियल हमारे पास होते हैं
तो हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स अलग अलग मिलते हैं। अगर हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल है, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है ये हमने एजम्पशन के अंदर पहले भी देख लिया था। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट होने वाले हैं 2। अगर हमारा मटेरियल ऑर्थोटॉपिक स्ट्रक्चर का है तो हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट होने वाले हैं 9। और अगर हमारा सरफेस एनाइसोट्रोपिक नेचर का है तो हमें 21 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मिलेंगे। हम जानते हैं कि अभी हम जो भी मटेरियल की बात कर रहे हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, इसीलिए हमारे पास 2 ही इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें से हमें कोई एक मिल जाता है और उसकी हेल्प से हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 रिलेशन जो हमने पहले पढ़े E, K और G के साथ में। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी अलग अलग शेप की जो बार्स होती हैं या सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन कितना कितना होता है, उनके हम मैथमेटिकल फॉर्मूले पे डायरेक्ट देखेंगे और उनके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारी बार कुछ प्रिज्मेटिक नेचर की है तो हमारा चेंज इन लेंथ कितना होगा। चेंज इन लेंथ हम अपने सिंपल फार्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फार्मूले से जब निकालते हैं तो हमारा प्रिज्मेटिक के लिए लेंथ आती है, चेंज इन लेंथ आती है 4pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। यहीं अगर हमारी बार टेपर्ड नेचर की है, टेपर्ड नेचर कुछ इस तरह से हमें शो कर सकते हैं जहाँ पे एक डायमीटर दूसरे डायमीटर से ज़्यादा है तो हमारी चेंज इन लेंथ होती है 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस हो गया है d1 d2 से। तो अगर हमें टेपर्ड के लिए मीन डायमीटर की बात करें तो हम डी स्क्वायर या डी मीन के स्क्वायर को इक्वल कर सकते हैं d1 d2 को, और डी मीन की वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाएंगी रूट में d1 d2। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि टेपर्ड बार के अंदर हमारे डायमीटर किस प्रोग्रेशन के अंदर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे टेपर्ड बार के अंदर डायमीटर जीपी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट टाइप के एलोंगेशन की बात करें तो हमारा सेल्फ वेट के कारण भी बार के अंदर एलोंगेशन होता है। यहाँ हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रिज्मेटिक बार के बारे में। तो प्रिज्मेटिक बार के बारे में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट हाफ होती है। WL अपॉन AE हम देखा था जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था, तो उसकी 1/2 टाइम्स होती है जब हमारा सेल्फ एलोंगेशन के कारण बार में कुछ लेंथ में चेंजेस आते हैं। इसे हम वेट डेंसिटी की फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी एक बात जो हमारे क्वेश्चन में बार बार पूछी जाने वाली है और जिस पे क्वेश्चन बनते हैं कि सेल्फ वेट के कारण हमारा एलोंगेशन जो होता है वो 1/2 टाइम होता है जब एलोंगेशन एक्सटर्नल लोड के कारण होता है। सेल्फ लोड के कारण एलोंगेशन प्रिज्मेटिक बार में ना होकर कोनिकल बार के अंदर होता है तो हमारा सिचुएशन कुछ और हो जाता है। कोनिकल बार के अंदर चेंज इन लेंथ हमारा चेंज इन सेल्फ वेट के कारण 1/6 टाइम होता है जब हमारा एक्सटर्नल लोड के कारण चेंज इन लेंथ कुछ होता है। तो इसे हम वेट डेंसिटी के फॉर्म में भी पहले की तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस टेंसर की। तो टेंसर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर 3D स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसके अंदर हम डायगोनली एलिमेंट में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को जो कि अपनी अपनी डायरेक्शन में लगे हुए हैं x, y और z में उनको शो करते हैं और शेयर स्ट्रेसेस को हम उनके दूसरे साइड में शो करते हैं। एक हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट होती है जिसके अंदर डायगोनल के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और रिस्पेक्टिव हमारे दूसरे एलिमेंट हमारे शेयर स्ट्रेसेस की जगह होते हैं। यहाँ हम ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉ xy और
तो वाई एक्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। स्ट्रेस टेंसर के ऊपर हमारा जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन को अगर इस रिप्रेजेंटेशन में रखेंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम न्यूमेरिकली वैल्यू गेन कर लेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की और शेयर स्ट्रेसेस की। सिमिलरली एक टेंसर जिसमें स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम स्ट्रेन टेंसर बोलते हैं, और उससे हम जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट हमारे होते हैं एक्सियल स्ट्रेन की तरह, और हमारे जो भी बाकी के एलिमेंट होते हैं वो हाफ ऑफ शेयर स्ट्रेन को शो करते हैं, जो कि सिमेट्रिक नेचर के होने के कारण एक्स वाई और वाई जेड या वाई जेड और एक्स वाई या वाई जेड और जेड वाई सिमिलर होते हैं नेचर के। तो हमें बस क्वेश्चन में अगर कोई स्ट्रेन टेंसर दिया हुआ है तो स्ट्रेन टेंसर को इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करके वैल्यू को निकालना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से। टेम्परेचर स्ट्रेसेस हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी में टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है। जनरली जब हम किसी बॉडी में या किसी सॉलिड बॉडी के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम उसको दोनों तरफ से फिक्स कर दें तो हम देखेंगे कि वो बॉडी अपनी पोजीशन से फिक्स होने के कारण एक्सपेंड नहीं हो पाएगी और हमें स्ट्रेस डेवलप होगा। उस स्ट्रेस की वैल्यू जो हमारे टेम्परेचर की वजह से डेवलप हुई है, यहाँ हम मान रहे हैं कि हम हीटिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेस जो डेवलप होगी वो कंप्रेसिव नेचर की डेवलप होगी। तो स्ट्रेस की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी इंटू ई होता है। अल्फा यहाँ पर होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो हम स्ट्रेस के अंदर डिवाइड कर दें अगर यंग्स मॉडुलस का, तो हमारे पास न्यूमेरिकली आता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। लेकिन अगर हमारी बॉडी फ्री पड़ी हुई है तो उसमें टेम्परेचर की वजह से लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, और लेंथ इंक्रीज़ हो जाने की वजह से उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन हमारे पास अल्फा डेल्टा टी पहले की तरह फार्मूले में मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। यहाँ हमने एक साथ एक से ज़्यादा यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए एक साथ 3 अलग अलग बार का कॉम्बिनेशन लिया है, जिसमें हमने दोनों साइड में सिमिलर फोर्स को लगाया है जिसका मैग्नीट्यूड P है। तो हम ये देखते हैं कि जो टोटल स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि टोटल चेंज इन लेंथ जो किसी बॉडी में हो सकता है वो होगा इस बॉडी में चेंज इन लेंथ प्लस इस बॉडी में चेंज इन लेंथ और इस बॉडी में चेंज इन लेंथ के सम के इक्वल। तो इस चीज़ को हम न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज़ करने वाले हैं और इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं कि टोटल सम किसी भी बॉडी में एलोंगेशन हर पार्ट के एलोंगेशन के सम के इक्वल होता है। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट बार की। तो हम देख रहे हैं कि 2 फिक्स सरफेस के बीच में एक बार बनी हुई है जो कि 2 अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है और जिनका एरिया और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो यहाँ हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन का हम यूज़ करने वाले हैं कि जब हमारा लोड कांस्टेंट होता है तो वो लोड जब हमारे कंपोजिट बार के अंदर आता है तो वो आपस में बट जाता है और वो लोड जिनका सम आपस में टोटल एक्सटर्नल लोड के इक्वल रहेगा, यानी कि P इक्वल टू P1 प्लस P2। और क्योंकि ये दोनों बार आपस में एक साथ पैरेलली जुड़े हुए हैं तो इनकी लेंथ
जो कि चेंज होगी वो बराबर होगी। तो इन दो इक्वेशन का यूज़ करके हम कोई भी अननोन जो हमारे पास दो कांस्टेंट की फॉर्म में होगा उससे निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जब भी कोई बॉडी के अंदर एक्सटर्नली लोड लगाया जाता है तो उस लोड की वजह से उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। उस स्टोर एनर्जी को जो कि एक्सटर्नल लोड के कारण लगा है उसी को हम नाम देते हैं स्ट्रेन एनर्जी का। और इस एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है जो कि वर्क डन हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में किया है उस बॉडी को। जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से आता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं कि एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल, वही इस एनर्जी की भी यूनिट होगी। तो इसका स्ट्रेन एनर्जी का हम पूरा एक्सपेंशन स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी बेसिक प्रॉपर्टी के लिए हमारा इतना जानना बहुत है। और इसी के साथ हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप वाले बेसिक चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करके। सो सी यू गाइस, थैंक यू।